और इजराइल हमास युद्ध हर नए दिन के साथ अब खतरनाक मोड़ ले रहा है और युद्ध में सीधे या पर्दे के पीछे से दूसरे देशों की दखल भी अब बढ़ती जा रही है। हमले लगातार रवि तेज हो रहे हैं। बिल्कुल, और हमेशा की तरह हम आपके लिए इजराइल हमास वॉर से जुड़ी हर खबर और खबरों का पूरा विश्लेषण लेकर आएंगे, आपके सामने रखेंगे कि खबर के पीछे की खबर क्या है और इस वक्त युद्ध किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। जानना जरूरी है कि पिछले 24 घंटे में गाजा में जो कुछ हुआ है वैसा क्या पहले कभी हुआ था, क्योंकि इजरायली एयर स्ट्राइक में 400 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। बिल्कुल, और इजराइल के आक्रामक तेवर बढ़ गए हैं और आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए हरी झंडी भी मिल गई है, ग्रीन सिग्नल मिल गया है। हकीकत यह भी है कि विश्व में कई मोर्चों पर जारी जंग के बीच अमेरिका से चीन, ईरान और रूस के लिए भी अब बेहद सख्त टिप्पणियां सामने आ चुकी हैं। इन्हें बुराई की धुरी कहा गया। इजराइल से आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हमास के हमले में 21 इजरायली बच्चे अनाथ हो गए हैं। जाहिर है ऐसे ही जख्मों का बदला अब इजराइल ले रहा है और हमले लगातार कर रहा है। तो एक और बड़ी त्रासदी की खबर गाजा से, जहां बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशंस करने पड़ रहे हैं क्योंकि स्टॉक खत्म हो चुका है। अगले 1 घंटे में ये तमाम डिटेल्स आपके सामने होगी और इन बड़ी खबरों पर होगी एक्सपर्ट्स के साथ बात। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ब्रेकिंग न्यूज, पिछले 24 घंटे में गाजा तहस नहस। जी हां, इजरायली हमलों में 400 से अधिक लोगों की मौत हुई है। रिहायशी इलाकों में बमबारी हुई है। कई इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमले में ध्वस्त हो गए। फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी का सनसनीखेज दावा है ये तस्वीरें आप देखिए, उसी हमले की लगातार ये अटैक होते रहे और दावा ये किया जा रहा है कि 400 लोगों ने इन हमलों में जान गंवाई। लगातार हो रहे एक्शन की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन इस बीच ये जानना जरूरी है कि इजराइल अचानक इतना आक्रामक क्यों हो गया है। इसके पीछे संभावित सोच क्या हो सकती है, उसी बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि 24 घंटे में 400 लोगों की मौत की जो खबर आई है उसमें इजरायली सोच को देखते हुए ये जानना समझना जरूरी है कि ग्राउंड अटैक से पहले मनोबल तोड़ने की क्या रवि ये कोशिश है। बिल्कुल, और देखिए नंबर 2, हमास को जवाबी हमले से रोकने की रणनीति, ताकि हमास का मनोबल टूटता जाए इस हमले से। हालांकि ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर खबरें आ रही हैं, ग्राउंड ऑपरेशन में देरी की भरपाई का भी ये इरादा माना जा सकता है। नंबर 4, इजरायली ताकत पर उठ रहे सवालों का क्या ये जवाब है, क्योंकि हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। अब बड़ी बाहरी मदद से पहले ही हमास के खात्मे के प्रयास तो लगातार हो रहे हैं और यही वजह है कि जगह जगह एयर स्ट्राइक्स कर उनके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया है। बिल्कुल, ये इरादे हो सकते हैं इजराइल के हमलों के। और देखिए इस बीच एक और अपडेट है, गाजा में बमबारी से नागरिकों को भारी नुकसान हुआ है। कई रिहायशी बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है। हमले के बाद कई घरों में आग लग गई। पूरी रात मची रही अफरा तफरी। तो कई घरों में आग लगी है, कई मकानों को नुकसान हुआ है, बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है, इसका भी दावा किया जा रहा है। और ये सब तब है जबकि ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत होने वाली है, उसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है इजरायली सरकार की तरफ से और कभी भी ये ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन उस ग्राउंड ऑपरेशन के पहले ये हेवी बॉम्बार्डमेंट, ये भयानक विनाश जो है उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपसे करा दे। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। जेके त्रिपाठी, पूर्व राजदूत हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। कर्नल अनुराग शुक्ला हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रजेश सर, पहला सवाल यही, ये जो घातक हमले हुए पिछले 24 घंटे में, दावा है कि 400 लोगों की मौत हुई है, ये सब ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के ठीक पहले हुआ है। इस सब के पीछे क्या सोच देखते हैं आप, क्या रणनीति देखते हैं आप इजराइल की, इजरायली सेना की? करुणा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। 17वां दिन युद्ध का शुरू हो गया है और जब हम अभी तक देखते हैं तो हमास की जो ऑब्जेक्टिव्स थे करीब करीब पूरे होने को नजर आ रहे हैं। क्या ऑब्जेक्टिव थे? पहला, सरप्राइज अटैक करना इजराइल को और एक तरह से ख्याति पा लेना पूरे विश्व में, वो उसमें बिल्कुल अचीव कर गए। दूसरा, उनको पता है कि वो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर फोर्सेस हैं, तो ह्यूमन शील्ड का ढाल बना करके इस लड़ाई को लंबा खींचना
ताकि उनको पब्लिसिटी मिलती रहे दुनिया भर में, जी जो भी उनको मिल रहा है। तो ये हुई हमास की तरफ से लड़ाई के बारे में सोच। जी अभी दूसरी तरफ आते हैं इजराइल। इजराइल एक बहुत ही ताकतवर समृद्ध देश है जी उस इलाके में, पूरे वेस्ट एशिया के इलाके में, जी और उसकी छवि को पहली बार इतना धक्का लगा है। इसके अगर 2-3 उदाहरण पहले के दिए जाएं, 67 वॉर हो अरब इजराइल, जी योम किप्पर वॉर हो 1974 की, जी या छोटी घटनाएं टेररिस्ट की हो, बर्लिन ओलंपिक्स लेकिन ये 1972। साफ हो चुका है कि ये बार बार इजराइल पहले दिन से कह रहा है, इससे पहले जो युद्ध में होता आया वैसा अब तक नहीं हुआ, इसलिए इस बार होगा तो सिर्फ और सिर्फ हमास का खात्मा। और गाजा पर हमले की भी अब नई तस्वीरें सामने आ रही है, उस लिहाज से भी आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि इजराइल ने पूरा इलाका कैसे तबाह कर दिया है। एक और तस्वीर आपके सामने, पूरा इलाका देखिए खंडर में तब्दील हो चुका है, उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया है। कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां इमारतें क्षतिग्रस्त नहीं हुई, पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है लगातार हुए हमले के बाद की ये एक और तस्वीर। और देखिए इस बीच एक और अपडेट है, हमास इजराइल में आर पार की जंग, रामल्ला में जलाजौन शिविर, जी हां जलाजौन शिविर पर हमला, और हमले के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन की, और ये भी जानकारी सामने आ रही कि कई लोगों को यहां गिरफ्तार किया गया। लगातार ये ऑपरेशन भी चल रहा है, बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो गाजा में इजरायली हमले से लगी आग की तस्वीर भी आपके सामने होगी। इजराइल के कई विध्वंसक हमले लगातार हो रहे हैं और आग से कई जगहों पर भारी नुकसान की एक और तस्वीर देखिए, क्योंकि गाजा में तबाही का ये एक और खौफनाक वीडियो सामने आया। गाजा पर अब तक की सबसे बड़ी बमबारी को लेकर भी एक और तस्वीर आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इजरायली फोर्सेस ने पूरी रात बमबारी की है। गाजा पर हमले में कम से कम 30 लोगों की मौत की खबर आई। दक्षिणी लेबनान का ये वो इलाका है जहां पर आईडीएफ की तरफ से अब बॉम्ब बरसाए गए हैं। नेतन्याहू ने शीर्ष जनरल से मीटिंग भी की है। तो गाजा पर अब तक के सबसे बड़े हमले की पूरी डिटेल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। किस तरीके से यह हमला हुआ, रात भर ऑपरेशन चला, बम्बार्डमेंट, बमबारी लगातार चलती रही। ये देखिए सबसे बड़ा हमला गाजा में अब तक, गाजा में घंटों तक लगातार इजरायली बमबारी हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है। मध्य और उत्तरी गाजा में सबसे ज्यादा बमबारी की गई। हालांकि जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर हमले में कई लोगों की मौत की खबर भी रवि सामने आ चुकी है, और नेतन्याहू के वॉर कैबिनेट ने युद्ध की स्थिति पर जिस तरीके से चर्चा की है उसको लेकर भी बड़ी खबर आई। गाजा में अब तक 4600 लोगों की मौत हो चुकी है, ये एक रिपोर्ट के अनुसार। और हमास प्रमुख इस्माइल हानिया ने ईरानी विदेश मंत्री से भी बात की है। हमास की तरफ से हालांकि ये कहा गया है कि गाजा में इजरायली बर्बर अपराध पर बात की गई है, लेकिन इस बीच खनल शुक्ला, जिस तरीके से ये तस्वीरें जारी की गई हैं, उन तस्वीरों के आधार पर तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जिस खात्मे के तहत ये स्ट्राइक्स हो रही हैं वो साफ नजर आ रहा है, पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है। बिल्कुल, अगर हम 16 दिन पहले की बात करें और आज की बात करें तो एक लगभग जैसे बोला गया कि 6000 से ज़्यादा बम गिराए जा चुके हैं छोटे से इलाके में, जो कि 40 बाई 11 किलोमीटर का इलाका है। और जितने भी रहायशी इलाके में लोग रहने वाले थे वो ऑलरेडी साउथ को शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस तरह की जो बड़ी क्लेम किए जा रहे हैं कि 400 लोग मर गए, 200 लोग मर गए, इसके ऊपर थोड़ा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन डेफिनेटली विध्वंसक तस्वीरें तो सचमुच दिखाती हैं कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है वहाँ पर। लेकिन ये पॉलिटिकल भी है और ये मिलिट्री वाइज भी है। पॉलिटिकल ये है कि इजराइल है वो अपने देशवासियों को एक देना
चाहता है मैसेज कि वी आर स्ट्रांग एंड वी आर वेरी मच उनको डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी चीज़ है कि अगर हम ये सोचें कि वो शायद हमास को कुछ डराना चाहते हैं, तो हमास का इस समय पूरा इंटरनेट कटा हुआ है, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन जा नहीं रही है। तो ये मैसेज अगर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के एंगल से देखें तो डेफिनेटली कुछ प्रूव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, और लगातार ये कोशिश इजराइल की तरफ से की जा रही है कि ग्राउंड ऑपरेशन से पहले ही हमास के मंसूबों को नाकाम कर दिया जाए, उनके मोराल को तोड़ दिया जाए। समर्थक देशों को एकजुट ईरान कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान सामने आया कि इजिप्ट के विदेश मंत्री से उनकी बात हुई है और हमास को ईरान से खुला समर्थन है। इजरायली सुरक्षा तंत्र के ध्वस्त होने को लेकर किया जा रहा है दावा। और ईरान के विदेश मंत्री का पूरा बयान हम आपको दिखाते हैं, जिससे आपको ईरान की सोच का, उसके मूड का पूरा अंदाजा लग जाएगा। बिग वॉल माध्यम से जल्दी से नजर डालते हैं उस पर। बड़ी बातें, हमास और इस्लामिक जिहाद के चीफ से बात हुई, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिलिस्तीन की ओर से प्रतिरोध जबरदस्त है। हालांकि जेके त्रिपाठी सर, इसके बाद मैं आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि इजरायली सिक्योरिटी स्ट्रक्चर ध्वस्त करने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन इजरायली राजनीतिक व्यवस्था भी अब छिन्न भिन्न नजर आ रही है, क्योंकि इजरायली वॉर मशीन सिर्फ सिविलियंस को खत्म कर रही है, यह दावा किया जा रहा है। लेबनान का आर्थिक संकट हिजबुल्लाह को रोक नहीं पाएगा, ये ईरान साफ कह रहा है। हिजबुल्लाह इसमें शामिल होगा, हिजबुल्लाह को युद्ध में शामिल होने से रोकना मुमकिन नहीं है, ये एक इंडिकेशन है ईरान का। जेके त्रिपाठी सर, अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे बात की जाए, पर्दे के पीछे दो ऐसे स्टेक होल्डर कह लीजिए, प्लेयर कह लीजिए, जो इस युद्ध को रोक सकते थे। एक तो इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी तरफ अमेरिका। हिजबुल्लाह या फिर हमास को रोकने के लिए क्या इस्लामिक कंट्री कभी भी कोई इनिशिएटिव लेंगे? डिसोन कर सकते हैं क्या हमास को? और इजराइल को यहीं पर क्या अमेरिका कभी कहेगा कि अब रुक जाओ, बहुत हुआ? देखिए, इस हमले को रोकने के लिए या इस हमले को ख़त्म करने के लिए, युद्ध विराम करने के लिए अभी हाल में ही कैरो में 15 देशों की मीटिंग हुई, इस्लामिक देशों की, जिसमें ये कोशिश की गई कि इस पे कुछ किसी अंजाम पे पहुंचा जा सके। लेकिन सीधी बात ये थी कि जो मेजर स्टेक होल्डर्स थे, इजराइल, यूएस, यूके, इन लोगों को वहाँ बुलाया ही नहीं गया था। और जिन देशों ने इस पे विचार विमर्श किया और इस पे किसी निष्कर्ष पे पहुँचने की कोशिश की, वो असफल रहे। ये मीटिंग पूरी तरह असफल रही। बैकडोर में, पर्दे के पीछे, नेपथ्य के पीछे काफ़ी और प्रयास हो रहे हैं। तुर्की कर रहा है, सऊदी अरब कर रहा है, कतार भी सुनते हैं कि आया है इसमें प्रयास करने। लेकिन ये सब प्रयास तब तक सफल नहीं होंगे जब तक कि जो तथाकथित महाशक्तियां हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगी। जी। अमेरिका, चीन और रूस, जी, तीन ये देश जब तक ये नहीं चाहेंगे कि ये युद्ध पूरी तरह रुके, तब तक ये नहीं रुक सकता। उसके लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जब तक ये तीन नहीं चाहेंगे। डिप्लोमेटिक कोशिश के बीच सर, स्पेक्यूलेशंस तो ईरान और उसकी भूमिका को लेकर बार बार उठाए जा रहे हैं। इस बारे में आपसे चर्चा करूं उससे पहले गाजा में अब तक की सबसे घातक हमले की एक और तस्वीर देखिए, क्योंकि गाजा पर रात भर एयर स्ट्राइक होती रही। जंग का 17वां दिन है और भीषण तबाही की लगातार तस्वीरें आ रही हैं। बीती रात हुए हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत की भी खबर आई और 400 से ज्यादा के लोगों की मौत इस हमले में हुई है। हमास के ठिकानों पर किस तरीके से चुन चुनकर हवाई हमले हुए, एक और तस्वीर देखिए। और गाजा पर बमबारी के बाद की तस्वीर आई है। कई इमारतें जमींदोज हो गई। मलबे में रात भर घायलों की तलाश भी चलती रही। वो लोग जो इस मलबे में दबे हो सकते हैं, दबे हैं, उनकी तलाश भी चलती रही। ये देखिए तस्वीरें हमले के बाद किस तरह के हालात वहां पर पैदा हो गए। और गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो गया। गाजा में अब कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। आईडीएफ चीफ ने दी ग्राउंड ऑपरेशन को मंजूरी। ग्राउंड अटैक का पूरा ऑपरेशनल प्लान तैयार है। अलग अलग ब्रिगेड्स को सौंपी गई है जिम्मेदारी और पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है इस ग्राउंड ऑपरेशन का। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर लगातार मंजूरी का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन आज सबसे बड़ी खबर आई है युद्ध के 17वें दिन, जहां इसको लेकर भी पूरा प्लान तैयार किया जा चुका है। और आपको हम बताएंगे गाजा में इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर किस तरीके से प्लानिंग की गई है। अलग अलग स्तर पर चल रहे ऑपरेशन को देखते हुए हमास के तयशुदा जवाबी हमले से निपटने को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि ये चुनौतियों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इजरायल इन्हीं चुनौतियों के तहत ग्राउंड ऑपरेशन को रवि अंजाम देगा। बिल्कुल, और ऐसे में अमेरिका की मदद भी
तुरंत मिलना एक चुनौती है कि अमेरिका तुरंत इस वॉर में शामिल हो जाए मदद के लिए। नागरिकों की कम से कम तबाही सुनिश्चित करना ये एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि फिलिस्तीन समर्थक पड़ोसी देशों पर नजर रखना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अलग अलग मोर्चे पर इजरायल को उलझाने की जो कोशिश की गई है उससे बचना होगा। बिल्कुल। और छठी बड़ी चुनौती मुस्लिम देश वर्सेस इजरायल होने से रोकना, सारे मुस्लिम देश इजरायल के खिलाफ ना हो जाए। सातवीं बड़ी चुनौती पूरे मिडिल ईस्ट की भावना को भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये सारे चैलेंजेस होंगे जब ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। ब्रजेश सर, ये जो हम चैलेंजेस बता रहे हैं इसके बियॉन्ड भी क्या आप देख पा रहे हैं? क्योंकि एक चीज जो बार बार कही जाती है, जो टनल का नेटवर्क है, इसमें जो हॉस्टेजेस हैं, ये इतनी बड़ी चुनौती है जिसको पार पाना अब तक इजरायल के लिए बड़ा मुश्किल रहा है। देखिए, जो चुनौतियां आपने बताई हैं बिल्कुल वाजिब हैं, और इसके अलग भी कुछ चैलेंजेस हैं। इजराइल को का इंटेंशन है या उसको ऑब्जेक्टिव मिला है हमास को ख़त्म कर दो। हमास को ख़त्म कर दो का मतलब दो होता है, एक इसको पॉलिटिकली ख़त्म करें और दूसरा इसको मिलिटरीली ख़त्म करें। जो वॉर का फेज़ अभी चल रहा है उसको अभी हम कहेंगे सॉफ्टनिंग अप कहेंगे। लड़ाई के ठीक पहले उस एरिया को हम सील करते हैं। तो आप देखेंगे कि यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरेनियन में आ गए हैं। पूरा गाजा पट्टी को सील कर दिया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। और जहां से खतरा हो सकता है, वेस्ट बैंक की तरफ, गोलान हाइट सीरिया की तरफ या लेबनान की तरफ, वहां उनकी फौज पहुंच गई है, फायरिंग कर रही है, रेंजिंग कर रही है इक्विपमेंट का, एयरफोर्स के बॉम्बिंग का जी, आर्टिलरी के बॉम्बिंग का। तो ये किया जा रहा है इस एरिया को सिक्योर करने के लिए, ताकि बाहर की शक्तियां, बाहर की फौज इस एरिया के ऊपर इन्फ्लुएंस। एक और चैलेंज था सर ह्यूमन शील्ड को लेकर, क्योंकि बंधकों को जिस तरीके से मोहरा बनाया जा रहा है उसी को लेकर एक और बड़ी खबर है, क्योंकि मोहरा बना रहा है हमास। अमेरिकी विदेश मंत्री का इसको लेकर बयान आया। अमेरिकी बंधकों पर हमास की नजर, सख्त नजर है और बंधकों को निकलने का कोई मौका ही नहीं हमास दे रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है जिसको देखते हुए अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन से पहले भी बड़े फैसले लिए गए हैं। और देखिए, बंधकों की, जैसा कि सुरभि बात कह रही थी, अगर ऐसे वक्त में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होता है, और ये कहा जा रहा है कि कभी भी ये ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है, और अमेरिकी विदेश मंत्री का बंधकों को लेकर ये बयान इसी बीच आया। कुछ सवाल हैं जिन पर हमको नजर डालना चाहिए। इन सवालों पर आइए नजर डालते हैं। क्या है वो सवाल? ग्राउंड ऑपरेशन टारगेट बंधक, यानी कि जो होस्टेजेस हैं उनको निकालना। क्या ग्राउंड ऑपरेशन रोकने के लिए बंधकों को मोहरा बनाएगा हमास, जिसकी सबसे ज्यादा सुरभि संभावना है? हालांकि बंधकों की रिहाई ना होने के पीछे सिर्फ इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन का क्या ये सबसे बड़ा डर है? जी, और क्या ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होते ही बंधकों की जान खतरे में आ जाएगी, क्योंकि उन्हीं की जान स्टेक पे लगाकर हमास आगे बढ़ रहा है। अमेरिका बार बार अपने नागरिकों का जिक्र करता है, और क्या अमेरिका अपने नागरिकों की जिंदगी दांव पर लगाना मंजूर करेगा? ग्राउंड ऑपरेशन के वक्त बंधकों को बचा लेने का आईडीएफ के पास कोई प्लान है क्या योजना है, या सिर्फ हमास को खत्म करना टारगेट है? यह भी एक अहम सवाल है। लेकिन इस बीच जबालिया कैंप में हमले में भारी नुकसान को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां कैंप में कम से कम 30 लोगों की जान गई है। इजरायली स्ट्राइक में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। और चलिए अब देखते हैं कि इजरायल के हमले अब कितने घातक, कितने भीषण हो चले हैं। रेफ्यूजी कैंप पर भी बमबारी हुई है। इस बीच लगातार ये हमले चल रहे हैं। जल्दी से नजर डालते हैं उत्तरी गाजा पर। हमले के दौरान कैंप पर भी बमबारी की गई है, और जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया गया, पूरी तरह से तहस-नहस हो गया। हालांकि फिलिस्तीनी न्यूज एजेंसी की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि इजरायली बमबारी में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं, और कैंप में मारे गए लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। पास में ही रिहायशी बिल्डिंग पर भी कई बम गिराए गए हैं, और रिहायशी बिल्डिंग में भी कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है। हालांकि उत्तरी गाजा में एक मस्जिद भी हमले में तबाह कर दी गई है। इसको लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो इन दावों के बीच जो खबरें इस वक्त आ रही हैं, उसमें पिछले 24 घंटे में जो हालात बदले हैं, समझना जरूरी है कि आखिर इजरायल किस तरीके से अब लगातार एग्रेसिव होते हुए ये एक्शन ले रहा है। हालांकि चीन, रूस और ईरान बुराई के केंद्र है। एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अमेरिकी सेनेटर ने इसको लेकर एक सख्त टिप्पणी कर दिया। एक बार फिर से सुनिए सेनेटर की इस टिप्पणी में कही गई बड़ी बात। चीन, रूस और ईरान बुराई के केंद्र है। तीनों देशों को बुराई की धुरी कहा गया है। रिपब्लिकन मिच मैकोनेल ने यह बयान दिया है।
और जहां तक नुकसान की बात है इजरायल को, तो अब तक की जंग में इजरायल को भारी नुकसान हुआ है, यह भी दावा किया जा रहा है। इजरायली स्पेशल फोर्स को भारी नुकसान हुआ है। फोर्स के सभी ब्रांच में 20% कैजुअलिटी हुई है। एक बड़े पूर्व अमेरिकी सैन्य अधिकारी का यह दावा है, इजरायली फोर्स को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है अब तक के युद्ध में। एक और सबसे बड़ी खबर है, पूर्वी इजरायल पीएम की ये बड़ी चेतावनी, ब्रिटेन हमास का अगला टारगेट होगा। जी हां, पूर्व पीएम की तरफ से इजरायली पीएम की तरफ से की गई चेतावनी, ब्रिटेन हमास का होगा अगला टारगेट। हमास को नहीं रोका तो नतीजे और गंभीर होंगे। हम इस्लामिक कट्टरता से लड़ रहे हैं, नफ्ताली बेनेट का ये बयान। और चलिए अब देखते हैं कि इजरायल के पूर्व पीएम ने क्या बड़ी बातें कही हैं, उनके बयान में क्या बड़े फैक्ट्स निकलकर सामने आए। अगला नंबर ब्रिटेन का, वो ये आगाह कर रहे हैं, हमास का अगला टारगेट ब्रिटेन होगा। ब्रिटेन को बचाना है तो हमास को रोकिए। हमास का जिस तरीके से गाजा से संपूर्ण सफाया जरूरी है, उसको देखते ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजरायल कट्टरवादी इस्लाम से लड़ रहा है। इजरायल सिर्फ अपनी नहीं, सबकी लड़ाई लड़ रहा है, ये भी वो कह रहे हैं। आईएसआईएस की तरह हमास बंधकों का इस्तेमाल कर रहा है, ये कहना है नफ्ताली बेनेट, पूर्व इजरायली पीएम का। जेके त्रिपाठी सर, ये अब बात आ गई है इस्लामिक कट्टरपंथ की। जिस तरह से पूरे इस्लामिक वर्ल्ड ने इजरायल के खिलाफ एकजुट होने के लिए जिहाद का नारा दिया, ऐसा लग रहा है इजरायल भी वही उसी का एक ऑपोजिट साइड प्रपोज कर रहा है दुनिया को कि आपको इस्लामिक जिहाद से, चरमपंथ से लड़ना है, और इसमें सारे देश झुलसेंगे आने वाले समय में। देखिए, बड़े दुख की बात है, बड़ी विडंबना है कि ये सारे के सारे नेता सोचते हैं कि किसी भी सोच को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है उसको मिलिटरीली सफाया कर देना। हमास को आप सफाया कर देंगे, हमास पूरी तरह साफ नहीं होगा, पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा। कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आज तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। चाहे भारत ने कोशिश की, चाहे अमेरिका ने कोशिश की, ओसामा बिन लादेन को मारा या जवाहिरी को मारा, लेकिन कुछ ख़त्म नहीं हुआ। कुछ देर के लिए ख़त्म हो जाते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। मिलिट्री सॉल्यूशन, किसी भी मिलिट्री पावर किसी भी सोच को ख़त्म करने का या बदलने का जरिया नहीं हो सकता। आप हमास को ख़त्म कर देंगे, कुछ दिन के लिए ख़त्म हो जाएगा, फिर उससे और देशों के लिए परेशानी हो जाएगी। ये देखिए, ये 2000 साल से ऊपर की नफ़रत है, और अब जो है, अब ये नफ़रत और बढ़ेगी जब निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, उनके बच्चे अगली पीढ़ी वाले। बात की है, उन्हीं की परवाह नहीं हो रही, इसीलिए यहाँ पर अभी तक मानवता के लिहाज से मदद भी नहीं पहुंच रही है। और गाजा के अस्पतालों की एक तस्वीर देखिए, जहां एनेस्थीसिया भी अब खत्म हो चुका है। बिना एनेस्थीसिया के ही ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं? एनेस्थीसिया के 95% स्टॉक खत्म हो चुके हैं। गाजा से परेशान करने वाली लगातार खबरें आ रही हैं। और शुक्ला सर, ये एक ऐसी रियलिटी है जिसमें वॉर में ये साफ तौर पर देखा जाता है कि इंसानियत का कोई तर्क ही नहीं रह जाता। और ये एक हकीकत है कि गाजा से हमास के खात्मे की बात तो तब हो पाएगी ना, जब लोग गाजा छोड़कर जाने को तैयार होंगे। जी, गाजा में छोड़ के जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। अगर आप देखें कि रफ़ा की तरफ से सील है, पीछे समुंदर है, इस तरफ ऑलरेडी सील्ड है वो, तो वो पब्लिक जाने के लिए उनके पास कोई एग्जिट रूट तो है नहीं। और जहाँ तक इंटरनल एरिया है, उसमें हर तरफ बमबारी हो रही है, हॉस्पिटल पे बमबारी हो रही है, रेफ्यूजी कैंप पे बमबारी हो रही है। तो इस समय अच्छा सर, एक बहुत स्ट्रेट सवाल पूछ रहा हूँ, हमास का खात्मा हो पाएगा क्या, हाँ या ना? इसका जवाब तो मिलिट्रीली देना तो बहुत आसान है कि डेफिनेटली हमास का पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया जाएगा, उनके वेपन्स कैप्चर कर लिए जाएंगे। लेकिन जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, भविष्य में वो कैसे अपने आप को रिग्रुप करेंगे, उसके लिए एटलीस्ट अभी जवाब देना मुश्किल है। बिल्कुल, तो ये एक सवाल रहेगा कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे क्या हमास का खात्मा हो पाएगा, क्योंकि ये लड़ाई ऐतिहासिक रही है, पुरानी रही है, और ये आज भी चल रही है।